गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना लेसन नंबर 3 विद्युत धारा चल रहा था अपना। तो उस विद्युत धारा जो अपना चैप्टर है उसके अंदर आपने जो पिछले जो अपना भाग था उसके अंदर सेल के बारे में डिस्कस किया था। सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि अपना सबसे पहले तो सेल क्या होता है। तो सेल मैंने बताया कि एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इसके बाद मैंने बताया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये सब आपने जो अपना पिछला जो भाग था उसमें डिस्कस कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन आपका दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में इच्छित वोल्टता या वोल्टता में परिवर्तन हेतु आप क्या करते हो, सेलों का संयोजन करते हो। तो इसमें सबसे पहले आप नोट करोगे कि किसी विद्युत परिपथ में इच्छित वोल्टता व वोल्टता में परिवर्तन हेतु सेलों का संयोजन किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। तो पहला इसका होगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो नंबर 1, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके अंदर जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझना है आपको। तो जब आपका प्रथम सेल है, उस प्रथम सेल का धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से तथा दूसरे सेल के धन सिरे को तीसरे सेल के ऋण सिरे से क्या करते हैं, क्रम से संयोजित करते हैं। तो इस संयोजन को आप बोलते हो श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैंने कहा अपना प्रथम सेल है, प्रथम सेल का धन सिरे को
दूसरे सेल के ऋण सिरे से और दूसरे सेल के धन सिरे को तीसरे सेल के ऋण सिरे से क्या करते हैं, क्रम से संयोजित करते हैं, तो उसको आप श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हो। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिखोगे, जब प्रथम सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से तथा दूसरे सेल का धन सिरा तीसरे सेल के ऋण सिरे से क्रम से संयोजित किया जाता है। तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन के अंदर अपने जो प्रत्येक जो सेल होता है उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा, समान, और प्रत्येक सेल के सिरों पर जो उसकी टर्मिनल वोल्टता आती है वो क्या रहेगी, अलग अलग। तो आप लिखोगे इस संयोजन में प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा समान तथा प्रत्येक सेल के सिरों पर प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होती है। अब देखो इसका परिपथ चित्र बनाते हैं हम। तो इसका जो परिपथ चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा।
ये जो आपका सेल E1 है और ये आपका सेल E2, यानी इसका जो विद्युत वाहक बल है E1 और इसका E2, इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। ये कोई आपका बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है और ये कोई बिंदु आपका C है। धारा की दिशा इस प्रकार से होगी इसमें। अब देखो यहाँ पर जो प्रतिरोध कैपिटल R है उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो V, इसका जो विद्युत वाहक बल है सॉरी टर्मिनल जो वोल्टता है वो आपकी V1 और इसकी टर्मिनल वोल्टता रहेगी V2। तो इस प्रकार से ये सेलों का क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसमें आपको लिखना है कि माना E1 व E2 विद्युत वाहक बलों के दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 तथा सिरों पर टर्मिनल वोल्टता V1 व V2 तथा प्रवाहित धारा I श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अतः E1 सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, तो E1 सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, तो वो हो गया आपकी V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, इसी प्रकार दूसरे
सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, तो वो हो जाएगी आपकी V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। यह आपकी समीकरण 2। तो अब आपको कुल टर्मिनल वोल्टता देखनी है, तो नीचे लिखो अतः कुल टर्मिनल वोल्टता, तो कुल टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का मान रख दो तो समीकरण 1 व 2 से अपने पास V इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो यहाँ से आपके पास V इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2 और ये माइनस IR1 माइनस IR2। तो आई यहाँ पर माइनस आई कॉमन ले लो बाहर, तो अपने पास V इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस आई और ये R1 प्लस R2। यह आपका कोई समीकरण दे दो 3। इसके बाद यदि आपका कुल जो विद्युत वाहक बल है वो इक्विवेलेंट व कुल आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो नीचे लिखना है यदि तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो इक्विवेलेंट इक्वल टू तो क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये दोनों मान आपको कहाँ रखने हैं समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से तो अपने पास तो टर्मिनल वोल्टता है V इक्वल टू आ जाएगी E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। यह आपकी क्या हो गई इसकी टर्मिनल वोल्टता। यह आपको कोई समीकरण 4। यदि n सेल संयोजित हो, यदि श्रेणी क्रम में क्या है n सेल संयोजित हो, तो तुल्य आपका विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो नीचे लिखो यदि श्रेणी क्रम में स्मॉल n सेल संयोजित हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो तुल्य विद्युत वाहक बल तो आपका हो जाएगा
इक्वलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस En। फिर R इक्वलेंट इक्वल टू अपना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और डैश 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 ये हो जाएगा Rn। तो ये आपका तुल्य विद्युतवाहक बल और क्या हो गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यदि दोनों सेलों के विपरीत दूरत्व वाले सिरों के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल R आप क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, तो अपने ओम के नियम से R के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो नीचे लिखो कि यदि दोनों सेलों के विपरीत दूरत्वता वाले सिरों के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया जाए तो R के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR। यह आपका समीकरण 7। तो समीकरण 4 व 7 से, तो अपना ये 7 का मान है वो कहाँ रख देना है, 4 में रख देना है। तो अपने पास V की जगह क्या आ जाएगा, IR इक्वल टू इक्वलेंट माइनस I और ये आपका R इक्वलेंट। यहाँ से जो आपका IR इक्वलेंट है इधर लेके आ जाओ, पक्षांतर करो इसका, तो अपने पास IR प्लस I स्मॉल r इक्वलेंट इक्वल टू E इक्वलेंट। यहाँ से I कॉमन ले लो आप, तो R प्लस R इक्वलेंट इक्वल टू E इक्वलेंट। तो यहाँ से आपके पास I इक्वल टू आ जाएगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। तो ये आपका जो परिपथ है उसमें प्रवाहित होने वाली क्या आ गई, धारा आ गई। तो इस प्रकार से ये आपका सेलों का क्या होता है, श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है अपना सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आपको सेलों के समांतर क्रम संयोजन को क्या करना है, समझना है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसमें जब संयोजित सभी सेलों के क्या करते हैं, ऋण सिरे एक उभयनिष्ठ बिंदु से और धन सिरे को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन।
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप कि जब संयोजित सभी सेलों के ऋण सिरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर तथा धन सिरे को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर संयोजित करे तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस संयोजन के अंदर प्रत्येक सेल में जो प्रवाहित धारा है वो तो क्या रहेगी, अलग अलग, और आपका जो प्रत्येक जो सेल है उसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो क्या आएगी, समान आएगी। तो लिखो इस संयोजन में प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा अलग अलग तथा प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता समान होती है। अब आपका जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन है उसका परिपथ चित्र आपको बनाना है। तो इसका जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा।
R प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और ये आपका माइनस प्लस ये विनिष्ट बिंदु A और ये कोई आपका विनिष्ट बिंदु B है। ये सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E2। इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है वो V1 और इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या रहेगी V2। धारा इधर से आई और इसमें जाएगी I1 और इसमें से जो धारा जाएगी वो I2। इन दोनों की जो टर्मिनल वोल्टता है वो समान रहेगी। टर्मिनल वोल्टता है वो सबकी समान आएगी, इसकी भी V और इसकी भी V और ये धारा आपकी आई। इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, परिपथ चित्र बनेगा। अब आपको इसमें लिखना है कि माना E1/2 विद्युत वाहक बलों के दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 तथा सिरों पर टर्मिनल वोल्टता V व प्रवाहित धारा I1 व I2 समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। अतः आपको प्रथम सेल की क्या निकालनी है, टर्मिनल वोल्टता तो नीचे लिखना है कि अतः प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्रथम सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो आपकी V = E1 - I1 R1। अब यहाँ से V को इधर I1 R1 को इधर पक्षांतरण कर लो तो अपने पास I1 R1 = E1 - V। तो यहाँ से अपने पास धारा I1 आ जाएगी E1/R1 - V/R1। इसको समीकरण 1 दे दो। अब इसी प्रकार द्वितीय सेल से प्रवाहित धारा इसी प्रकार लिख देना है आपको। तो वो आ जाएगी I2
और I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। यह आपका समीकरण 2। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, कुल धारा निकालनी है। तो नीचे लिखोगे कि अतः कुल धारा, तो कुल धारा आपकी I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। अब समीकरण 1 और 2 में आपके पास I1 और I2 आ गया, तो समीकरण 1 व 2 से अपने पास जो कुल धारा है I इक्वल टू आ जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो यहाँ से आप क्या कर लो, E1 वालों को एक जगह और V वालों को एक जगह ले लो। तो अपने पास I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और ये माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। तो यहाँ पर क्या कर लो, V दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसको। तो यहाँ से E अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया, तो अपने पास बच गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अपने पास ये कोई समीकरण है 3। तो इसमें लिख दो कि यदि तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्वलेंट हो, तो अपने पास यह आ जाएगा E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसी प्रकार 1/R इक्वलेंट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अपने पास समीकरण 3 से आ जाएगा I इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। तो ये अपने पास परिपथ में प्रवाहित होने वाली क्या आ गई, धारा आ गई। यदि समांतर क्रम संयोजन में L से लोगों को क्या कर दिया जाता है, संयोजित हो कर दिया जाता है, तो उसके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और आपका तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो नीचे लिखना है कि यदि समांतर क्रम में स्मॉल n सेल संयोजित हो, तो अपना जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2
प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 प्लस EN अपॉन RN। इसी प्रकार जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/RN। तो इस प्रकार से ये आपके पास समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और अपना तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। तो ये आपका क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट होता है इस प्रकार से। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। तो एक बार पीछे जो आपको पढ़ाया गया है उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके वो जो पहला जो अपना टॉपिक था इसमें वो था शेलों का संयोजन। तो शेलों का संयोजन बताया मैंने कि विद्युत परिपथ में इच्छित वोल्टा या वोल्टा में परिवर्तन हेतु आप शेलों का क्या करते हो, संयोजन करते हो। समझ गए। ये आपके जो संयोजन है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। आपका जो पहला जो संयोजन है इसके अंदर वो है शेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें मैंने बताया कि आपका जो प्रथम सेल का जो धन सिरा है वो दूसरे सेल के ऋण सिरे से और दूसरे सेल का जो धन सिरा है वो तीसरे सेल के ऋण सिरे से क्रम से क्या करते हो, आप संयोजित करते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हो। इस संयोजन में मैंने बताया कि जो प्रवाहित धारा है वो समान रहेगी और प्रत्येक सेल के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता आती है वो क्या आती है, अलग अलग आती है। समझ गए। तो ये आपका परिपथ चित्र बनाया मैंने। फिर आपको यहाँ इसके लिए जो आपकी तुल्य विद्युत वाहक बल है इक्विवेलेंट वो आता है E1 प्लस E2 और आपका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आता है वो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दोनों वैल्यू जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो V इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट आता है। और यदि श्रेणी क्रम में आपके n सेल संयोजित हो तो उसके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आपने कैलकुलेट किया है तो वो जो आपका समीकरण 5 और 6 में आता है। तो इस प्रकार से आपने ये कैलकुलेट किया। इसके बाद ये जो आपके दोनों सेल हैं इन सेलों के विपरीत दूरत्व वाले सिरों के मध्य आप एक प्रतिरोध R जोड़ देते हो तो R के सिरों पर विभवांतर अपना V इक्वल टू कितना होगा, IR। तो ये मान आप जब समीकरण 4 में रखते हो तो आपके पास I आ जाता है। तो I इक्वल टू E इक्वलेंट प्लस अपना E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट अपने पास आता है। इस प्रकार से ये धारा आ जाती है इसमें प्रवाहित होने वाली। इसके बाद सेलों का समांतर क्रम संयोजन आप पढ़ते हो तो इसमें मैंने कहा कि जब आप संयोजित सभी सेलों के ऋण सिरे एक उभयनिष्ठ बिंदु से और धन सिरे दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से क्या कर देते हो, संयोजित कर देते हो तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक सेल से जो प्रवाहित धारा है वो अलग अलग रहेगी और प्रत्येक सेल के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या आती है, समान आती है। समझ गए। इसके बाद आपने ये परिपथ चित्र बना लिया और परिपथ चित्र बनाने के बाद आपने इनके लिए I1 और I2 दोनों कैलकुलेट किए। ये फिर आपने ये कुल धारा निकाल ली। कुल धारा के बाद आपका ये तुल्य विद्युत वाहक बल और आपकी तुल्य प्रतिरोध दोनों कैलकुलेट कर लिए। ये वैल्यू आप जब समीकरण 3 में रखोगे तो इसमें धारा का मान अपने पास आ जाएगा। यदि आप इसका ये समांतर क्रम संयोजन में L सेल आप लगाते हो तो उस कंडीशन में आपका तुल्य विद्युत वाहक बल और ये तुल्य आपका आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर लिया। आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। आगे का जो अपना भाग नंबर 8 रहेगा उसके अंदर आगे हम विद्युत परिपथ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अपना विद्युत परिपथ क्या होता है। उसके बाद आप किरचॉफ के नियम पढ़ोगे और उसके बाद आप व्हीटस्टोन सेतु का भी इसमें क्या करोगे, अध्ययन करोगे। तो आज अपना जो भाग 7 है उस भाग 7 के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।